हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे गाइस। सो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट एक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले उसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है ना। इसके पहले हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा सा टॉपिक था, और उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है ना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स क्या होता है, टॉर्ट्स वर्ड की कंसेप्ट आई कहाँ से, क्या उसके पीछे की लॉजिक है, ये हम जानेंगे। और फिर टॉर्ट को बेसिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी, ठीक है ना। सो विल डिस्कस दैट वन बाय वन। सो no need to waste time and directly will come to the main topic of our syllabus, that is the law of torts, ठीक है, या you can say law relating to torts। चलिए कुछ भी पढ़ाने के पहले आप सामने एक इमेज देख सकते हो, ठीक है। ये जो इमेज है ये बहुत हद तक के बातें बयां कर देती है आपको कि टॉर्ट्स का बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक है ना। टॉर्ट्स का बेसिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको, ठीक है, कि यहाँ पे एक बेचारा गरीब आदमी जो बूंद बूंद पानी की तरस रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा सा रईस आदमी होगा जिसको बोल सकते हैं आप लोग, जो पानी की जो बड़ी बूंद है वो एक साथ अपने तरफ ले रहा है। मतलब इसमें आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं इसकी हरकत से इन लोगों को क्या हो रहा है, तकलीफ पहुँच रही है। अब आप इसका तो ये क्राइम कहाँ हुआ, हाँ तो मैंने कब बोला क्राइम है, बट क्या कुछ ऐसी हरकतें हुई है जिसकी वजह से इसको तकलीफ पहुँच रही है। क्या ये अग्रीव्ड है, क्या ये बुरा परिस्थिति में आ चुका है, क्या ये निंदनीय और दयनीय परिस्थिति में है, आंसर इज यस। क्या इसका जिम्मेदार कहीं नहीं कि वो बंदा है जो बाजू में खड़ा है, हल्का सा भी, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी जिम्मेदार है, थोड़ा सा भी, तो हम टॉर्ट्स पढ़ने वाले हैं। आप समझ लीजिए अच्छे से कैसे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट विद इन 10 मिनट्स, आपको पता ही मेरा तरीका पढ़ाने का, विद इन 10 मिनट्स मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा और आपको समझा दूंगा कि टॉर्ट्स चैप्टर का कंसेप्ट बेसिकली क्या है, ठीक है ना। चलिए तो टॉपिक बात है टॉर्ट। लॉ की नज़रों में जो टॉर्ट है बेसिकली वो वर्ड आता किससे, पहली बात तो वो वर्ड आता है टॉर्टम से। टॉर्ट वर्ड जो बेसिकली आता है वो आता है टॉर्टम से। तो अगर आपको मैं बताऊं तो मैं आपको ले चलता हूं पहले तो एग्जांपल बताने के लिए, टॉर्टम, ठीक है। ये टॉर्टम वर्ड का बेसिकली मतलब है क्या, तो अगर मैं आपको लैटिन वर्ड पे ले जाऊं टॉर्ट, ठीक है ना, ये रहा टॉर्टम इन केस ऑफ टॉर्ट। तो क्या होता है टॉर्टम वर्ड का बेसिकली मीनिंग, तो अगर आप लैटिन वर्ड में एक बार देख ले तो आप समझ जाएगा आपको, ठीक है। तो टॉर्ट कम्स विद द लैटिन वर्ड टॉर्टम, जिसका मतलब होता है रॉन्ग, राइट। ये बेसिक से एक इंट्रोडक्शन है कि टॉर्ट वर्ड जो आता है वो आता है टॉर्टम वर्ड से, और टॉर्टम का बेसिकली मतलब होता है रॉन्ग। अब मैं बोलूँगा टॉर्ट का बेसिक मतलब है रॉन्ग, तो क्वेश्चन आता है सर किस टाइप का रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग दो टाइप के होते हैं सर, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू पब्लिक रॉन्ग एंड प्राइवेट रॉन्ग। सर क्या बोलना चाहते हो, देखिए पहला है सिविल रॉन्ग, ये जो ऊपर इमेज आप देख रहे थे ये कहीं ना कहीं सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है सिविलियन के लिए, सोसाइटी के लिए एक आपने तकलीफ क्रिएट की है, जिससे कि किसी को कोई खून निकल रहा है या फिर लॉस ऑफ बॉडी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसके कंफर्ट में, उसके जो राइट्स है जो उसको मिलने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग कंपेयर टू एग्जाम्पल विच इज़ क्रिमिनल रॉन्ग, जैसे मर्डर करना, डकैती करना, ये क्रिमिनल रॉन्ग है, क्योंकि लॉ ने इसको क्राइम भी डिफाइन किया है। तो अगर आप मर्डर में जा रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, किडनैपिंग कर रहे हो, तो किसी को आप क्रिमिनली तकलीफ पहुंचा रहे हो, रॉन्ग तो वो भी है, रॉन्ग तो वो भी है। और अगर मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मान लीजिए मेरी एक दुकान है, ठीक है ना, और मेरी दुकान लेट्स से मेरी दुकान अमूल की है, अमूल का मेरे पास एक शॉप है, अमूल के आइसक्रीम, अमूल के दूध, अमूल का जो पनीर है वो सब मैं बेचता हूँ, ठीक है। मेरी लोकेलिटी पे बहुत बड़ी दुकान है मेरी, और मेरे लोकेलिटी के दूर दूर तक के ऐसे कोई दुकानें नहीं है। तो पूरे जो कस्टमर्स हैं मेरे पूरे लोकेलिटी के वो मेरे पास आते हैं आइसक्रीम लेने के लिए, दूध लेने के लिए, सब चीज़ के। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मेरी दुकान के बिल्कुल बाजू में अब क्या हुआ, दिनशॉस वालों ने, दिनशॉस सुना होगा आपने, बहुत बड़ा ब्रांड है ये भी, इन्होंने क्या कर लिया, अपना पार्लर खोल लिया। और उसके लेफ्ट साइड में नेचुरल सुना होगा आपने, नेचुरल्स के आइसक्रीम्स, उन्होंने भी अपना पार्लर खोल लिया। तो तीन अभी दुकान एक साथ है बैक टू बैक, इधर में नेचुरल्स की है, फिर बीच में मेरी अमूल की शॉप है जो बहुत पुरानी है और बहुत फेमस है, और उसके बाजू में दिनशॉस भी अब आ चुका है। अब मुझे बताइए क्या इसकी वजह से मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा, डू यू थिंक यस और नो? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि सर देर आर मेनी पीपल हु विल लाइक द आइसक्रीम ऑफ नेचुरल्स, क्योंकि वो फ्रूट से बनती है, ओरिजिनल लगती है, मतलब फ्लेवर्ड नहीं होती है। अमूल की आइसक्रीम फ्लेवर्ड होती है, बट सर नेचुरल आइसक्रीम तो है ही नेचुरल, नाम में लिखा और है भी। और दिनशॉस की दूध वगैरह काफ़ी अच्छे हैं तो वो भी चलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर, मान लो मेरे पास पहले 100 कस्टमर आया करते थे, अब 100 में से नहीं कुछ तो 15 कस्टमर तो जाएंगे नेचुरल्स के पास और 15 जाएंगे दिनशॉस के पास, तो मेरे पास बचे 70। और ये रेंज, ये जो रेशो है ये धीरे धीरे और बढ़ेगा,
बताओ वो रिंशॉस वाले 20 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, मेरे पास 60 बचेगा, फिर 25 मेरे पास 50 बचेगा। ऐसे करते करते एक दिन आएगा जब मेरे पास भी 35 या 40 कस्टमर होंगे, उसके बाद भी 35 होंगे, बाजू में 35 होंगे, बताओ सब तरफ इतने होंगे। क्या इन दोनों के आने से मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है? यस। क्या मुझे घाटा हो रहा है? यस। क्या मैं अपने कस्टमर लूज कर रहा हूँ? यस। क्या मेरा मार्केट में इमेज कम हो रहा है? यस। सब कुछ यस। तो क्या मैं इन पर केस करूँ? क्या इन्होंने मेरे साथ क्रिमिनल केस किया, मतलब काम किया है? बिल्कुल नहीं सर। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये टॉर्ट है? अब आप बोलेंगे टॉर्ट तो हो सकता है, बट क्या ये सिविल रॉन्ग है? क्या ये क्रिमिनल रॉन्ग है? क्या इन पर जेल में डाल दूं, इनको सजा दूं, इन पर केस करूं? क्या करूं? कुछ नहीं करता सर, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे मैं YouTube पे कई सारी चीज़ें नई नई लाते रहता हूँ, हर बार मैं कुछ ना कुछ नया प्लान करता हूँ। अभी मैंने ये सीरीज वाली लेक्चर प्लान किया, तो अभी जैसे मुझे मालूम पड़ा कि अभी 2-3 ऐप ऐसे खुल गए, आपको भी पता चले होंगे शायद, 2-3 ऐप ऐसे खुल गए। अब वो देख देख के उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा कर लिया। मैं कॉपी नहीं बोलूँगा, दे हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम मी एंड दे हैव ओपन्ड ऐप। अब मैं क्या केस कर दूँ उन पर? क्योंकि कहीं नहीं कि सर देखो, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो वहाँ पर भी जाके लेक्चर देखेंगे, पर सर क्या मैंने मोनोपोली का ठेका लिया है कि मैं ही पढ़ाऊंगा अगले बच्चों को? नहीं। इफ़ यू लाइक दोज पीपल, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। बट क्या मेरे को नुकसान हो सकता है इससे? बिल्कुल सर। तो क्या मैं केस करूँ? नहीं, बिकॉज वो जो कर रहे हैं वो उनका लीगल राइट है। तो ध्यान रखिएगा, रॉन्ग इज अ वेरी बिग वर्ड, बट देर आर सो मेनी रॉन्ग्स, जो कि एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल, उसमें प्राइवेट पब्लिक भी आता है। प्राइवेट पब्लिक क्या मतलब क्या होता है सर? अब कुछ लोग बोलेंगे सब बहुत सिंपल है, प्राइवेट मतलब जब 2 लोग अकेले होंगे तो प्राइवेट, जब पूरी भीड़ होंगी तो पब्लिक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट्स से मैंने आपकी प्रॉपर्टी हड़प की, मैंने तुषार पहाड़े ने किसी एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हड़प की। आप अपने आप को अपना एक स्टूडेंट, अपना आपको मानो, नॉट अ जनरल पीपल, आप अपने आप को मानो। तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी हड़प की, वी आर बिटवीन 2। और एक और एग्जांपल है राम मंदिर और अयोध्या मंदिर वाला केस जो है, वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने और हिंदू लोगों के बीच में डिबेट चल रहा है। वो बोलते, मुस्लिम वाले बोलते सर ये तो जो है ये मस्जिद की जगह है, यहाँ पे मस्जिद बनेगा। हिंदू बोलते नहीं सर यहाँ पे तो रामलला का जगह है, यहाँ पे तो राम मंदिर बनेगा। और राम मंदिर मुस्लिम वालों के बीच में डिबेट होते 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 मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जजमेंट आया। दोनों जगह पे बात है प्रॉपर्टी की। आपके और मेरे एग्जाम्पल भी प्रॉपर्टी है और वो एग्जाम्पल भी प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है। लेट्स से उनकी तो प्रॉपर्टी छोटी है, मेरी प्रॉपर्टी मान लो, अपनी प्रॉपर्टी 100 एकड़ की है, हमारी बीच की जो डिबेट है वो 100 एकड़ का है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारी। तो बताओ राम मंदिर से ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी मेरी और आपकी है, तो ज़्यादा बड़ा केस कौन सा हुआ, आपका हमारा वाला कि उनका वाला? तो लगता सर हमारा जो रॉन्ग है वो कौन सा रॉन्ग है? प्राइवेट रॉन्ग है, क्योंकि हम 2 ही लोग इन्वॉल्व है। और ये रॉन्ग कौन सा है? पब्लिक रॉन्ग है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आंसर गलत है। मेरा भी केस और वो राम मंदिर वाला केस, दोनों के दोनों कौन सी कैटेगरी में आता है? प्राइवेट रॉन्ग में। सर क्या मजाक कर रहे हो, राम मंदिर वाला एग्जाम्पल भी प्राइवेट रॉन्ग है? यस। और हमारा वो भी प्राइवेट है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लफड़े से या तो आप तकलीफ में होंगे तो मैं आऊँगा, या राम मंदिर वाले एग्जाम्पल में सिर्फ मुस्लिम या तो सिर्फ हिंदू। अरे सर बट लेकिन मुस्लिम हिंदू मिलाकर तो सर इंडिया में इट्स मोर देन 100 करोड़, टोटल करोड़ 130 करोड़ जनता है हमारी। बट अगर मैं 130 में से बाकी लोग निकाल भी दूँ तो भी इंडिया में मोर देन 100 करोड़ सार मुस्लिम एंड हिंदू, इतनी बड़ी नहीं सर वो कुछ भी हो वो प्राइवेट रॉन्ग ही है। सर क्या मजाक कर रहे हो? यस। और मर्डर इज अ पब्लिक रॉन्ग। अब वो सर मर्डर तो एक ही बंदे का हो रहा है, नहीं, आप समझिए बात को, मर्डर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में गलत है। और एक का मर्डर इज अ हार्म टू द सोसाइटी, टू द कंप्लीट पीपल। और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो रॉन्ग पूरी दुनिया के लिए, समाज के लिए। इट इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। मर्डर, रेप, टेररिज्म, टेररिज्म इज विच रॉन्ग सर? क्रिमिनल रॉन्ग ऑब्वियसली, बट साथ में पब्लिक रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे सर टेररिज्म में एक ही टेररिस्ट आया, एक टेररिस्ट आया उसने 2 लोगों को गोली मारी, सर प्राइवेट है, 2 ही तो 3 ही तो लोग हैं। नहीं, टेररिज्म इज इनफैक्ट अ पब्लिक रॉन्ग। और वो इंडिया में नहीं सर पूरे दुनिया में, एक्सेप्ट 2-3 घंटे छोड़ दो जिनको लगता है कि टेररिज्म अच्छा है, बाकी तो पूरी दुनिया में सबको मालूम है टेररिज्म एक बहुत बड़ा आतंक है जिसको खत्म करना है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट दिस टेररिज्म। बट क्या एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट दैट राम मंदिर और मस्जिद वाला? सर फर्क ही नहीं पड़ता किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। इंडिया के बाहर फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिया के बाहर बोल रहा हूँ, इंडिया के लिए बहुत हाई प्रोफाइल मैटर है, पर इंडिया के बाहर जीरो वैल्यू। ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या फर्क पड़ता है सर कि वो मंदिर, राम मंदिर वालों को मतलब हिंदू को मिले कि मुस्लिम को मिले? दे आर लीस्ट बॉदर्ड। बट टेररिज्म के लिए तो वो भी बॉदर्ड है, मर्डर में तो वो भी बॉदर्ड है, रेप उनकी कंट्री में हो तो वो भी बॉदर्ड है। सो अंडरस्टैंड यहाँ पर लोग कितने इन्वॉल्व है ये मैटर नहीं करता, किसको इम्पैक्ट पड़ता है वो मैटर करता है।
और सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक रॉन्ग भी देखना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पूरी कहानी. मैं इसको हटा देता हूँ, अमोल दिनशा ये जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग. समझ में आ गया आपको अच्छे से. रॉन्ग मतलब होता है किसी के साथ बुरा करना या बुरा होना. एक तो होता है करना, एक होता है होना. अनजाने में कई बार हमारे हाथों से बुरा हो जाता है. हम चाहते नहीं किसी का बुरा करना, लेकिन हो जाता है और वो बुरा हो रहा है, वो कोई क्राइम नहीं है. तो अंडरस्टैंड दिस टॉट वर्ड इज नॉट अ वेरी बिग वर्ड, इट इज अ रॉन्ग. और हम लोग कौन सा रॉन्ग पढ़ेंगे सर? हम लोग क्रिमिनल रॉन्ग नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि क्रिमिनल रॉन्ग के लिए हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह है, इंडियन पेनल कोड है. तो हम लोग बेसिकली कौन सा रॉन्ग पढ़ने वाले हैं? सिर्फ सिविल रॉन्ग. तो आई हैव टॉट यू. अब समझो बात को अच्छे से. मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि रॉन्ग के प्रकार कितने होते हैं, बट हमारे सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो ये सब हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता. हम सिर्फ कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, सिविल रॉन्ग. हमारे लिए सिविल रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल रॉन्ग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिमिनल रॉन्ग अच्छा है. मैं बोल रहा हूँ क्रिमिनल रॉन्ग अगर हुआ है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर आईपीसी वो मैटर चेक करेगा, उसकी टेरिटरी अलग है. हम बात करेंगे सिर्फ सिविल रॉन्ग की. मैं आपको एग्जाम्पल सब दे दूंगा, ठीक है, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा. क्लियर? सो क्या है सर टॉट की शर्तें क्या है? एक टॉट हुआ है, तुषार पहाड़ ने किसी के साथ टॉट किया है या मेरे साथ किसी ने टॉट किया है, तो सर हाउ विल यू चेक इट आउट? कैसे मालूम पड़ेगा कि टॉट हुआ है? कैसे मालूम पड़ेगा? अंडरस्टैंड. टॉट लॉ के मतलब में 3 मैंने जो रेड मार्क की है वो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. पहला, देयर शुड बी रॉन्गफुल एक्ट. कुछ तो भी रॉन्गफुल होना चाहिए. ओके सर, मान लिया. दूसरा, दैट रॉन्गफुल एक्ट शुड रिजल्ट इनटू अ लीगल डैमेज. मतलब किसी बंदे को उसकी वजह से क्या हुआ? नुकसान पहुंचा है. कौन सा नुकसान पहुंचा है? लीगल डैमेज. व्हाट इज लीगल डैमेज? तो जिसके लिए वो लीगली रेमेडी ले सकता है, मतलब उसके लिए वो कोर्ट में केस कर सकता है. बात समझो अच्छे से, मैं तीनों आपको डिकोड करके दूंगा. 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है. दैट शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है ना. टॉट अगर करना है आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है. पहला क्या? देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट. दैट रॉन्गफुल एक्ट शुड रिजल्ट इनटू अ लीगल डैमेज. लीगल डैमेज मतलब किसी को लीगली नुकसान पहुंचा है. और तीसरा, दैट पर्सन शुड गिव अ लीगल रेमेडी. अब एग्जाम्पल याद करिए मेरा. पहली बात तो वो जो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कौन सा वाला? अमूल वाला, अमूल दिनशा एंड वो वाला. क्या अमूल दिनशा वाले में जो दिनशा वाला ने दुकान खोला है, क्या ये रॉन्गफुल एक्ट है? पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं, रॉन्गफुल एक्ट ही नहीं है. चलो मान भी लिया रॉन्गफुल एक्ट है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया, एग्जाम्पल लेते हैं. तो क्या मुझे लीगल डैमेज हुआ है? सर डैमेज हुआ है. क्या मुझे लीगल डैमेज हुआ है? सर व्हाट इज लीगल डैमेज? जो मैं लीगली कोर्ट में प्रूव कर पाऊँ. सर कोर्ट में प्रूव करना तो पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास लीगल रेमेडी नहीं है. सो पहली बात तो वो दिनशा वाला एग्जाम्पल लीगल रॉन्गफुल एक्ट है ही नहीं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर वो है भी, फिर भी सर वो डैमेज ही नहीं है. लीगल डैमेज है, लीगल डैमेज. अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास में, ठीक है ना. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से मैंने आपको बोला, मैं नागपुर में रहता हूँ, ठीक है. मैंने बोला कि आज शाम को 6 बजे हम लोग मूवी देखने जाएंगे. अभी भूल जाओ कि कोरोना वगैरह का मैटर चल रहा है. जस्ट इमेजिन आई हैव ऑफर्ड यू कि लेट्स गो फॉर अ मूवी चलते हैं. एक मूवी लगी हुई है बागी 3, वो देखने चलते हैं. जिसको उसको आना है तो 2-4 बच्चे ने मुझे कमिट किया कि चलो सर मैं भी आता हूँ. मैं बोला आ जाना. 6 बजे वो बच्चा पहुंचा, मैं नहीं पहुंचा. मैं बोला आई एम अ जोकिंग, मैं तो मूवी ले जाने वाला था ही नहीं, जाओ घर. अब मैंने मस्ती कर दी, मैंने मजाक उड़ाया बच्चे का. 3 बच्चे पहुंचे वहाँ पे बागी 3 देखने के लिए. 3 बच्चे पहुंचे, मैंने मना कर दिया. मैं बोला सॉरी घर जाओ. 2 बच्चे घर तो चले भी गए. एक बच्चा बोलता है सर मैंने अपना एक इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आया हूँ, मैंने अपना एक इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ. अगर वो मैं काम करता उस समय 6 बजे तो मुझे 1 करोड़ का फ़ायदा होता था. पर मैंने बस आपके बोलने पर मैं वो काम छोड़ के आ गया, और अब ना वो मैं काम कर पा रहा हूँ ना मैं मूवी देख पा रहा हूँ. तो सर आप लायबल हो 1 करोड़ देने के लिए. मैं आप पे केस करता हूँ. यू वांट टू फाइल अ केस ऑन मी. क्या ये टॉर्ट है? बताइए. क्या मैंने गलत किया? मूवी पे बोला कि मना करना. हाँ गलत तो किया, हाँ गलत किया ना, मैं भी बोलता हूँ गलत किया है. बट क्या ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है इसमें बैठता है? पहली बात तो क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है. एज पर लॉ की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मूवी पे बुलाना ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक अग्रीमेंट होता है. फिर भी चलो मान लिया आपने बोला तुषार सर आपने गलत किया, मान लिया. क्या आपको डैमेज हुआ है? हाँ चल हुआ है, 1 करोड़ बोल रहा है ना, वो डैमेज हुआ है, चल मान लिया. क्या आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो? डू यू हैव दिस लास्ट पॉइंट, लीगल रेमेडी. क्या आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो? बात समझिए.
तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों पॉइंट होना बहुत जरूरी है। रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है, रॉन्गफुल एक्ट के साथ में देयर शुड बी लीगल डैमेज एंड दैट लीगल डैमेज शुड रिजल्ट इनटू अ लीगल रेमेडी। इसको एक बार लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है भाई, लिखिए, बड़े आगे, ठीक है। दिस वॉज द 3 essential ingredients या यू कैन से एलिमेंट्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। एक भी गायब और समझ जाना के साथ टॉर्ट्स नहीं हुआ है, ठीक है ना। रॉन्गफुल एक्ट, देयर शुड बी रिजल्ट लीगल डैमेज एंड दैट लीगल डैमेज शुड रिजल्ट इनटू अ लीगल रेमेडी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लीगल रॉन्गफुल एक्ट की बताने की जरूरत तो है नहीं। रॉन्गफुल एक्ट मतलब ऐसा कोई भी कंप्लेंट जो लीगली रॉन्गफुल होना चाहिए। वो मूवी वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था आपको अभी, वो पहली बात तो रॉन्गफुल है ही नहीं। वो दुकान जो खोली थी दिनशॉ वाली या नेचुरल्स वाली, वो रॉन्गफुल है ही नहीं। देयर शुड बी सम रॉन्गफुल एक्ट। जैसे मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको लेक्चर्स दूंगा और मैंने लेक्चर देने की वजह आपसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद मैंने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा करके, हाँ रॉन्गफुल एक्ट। लीगल रॉन्गफुल होना चाहिए, लीगली रॉन्गफुल होना चाहिए कंप्लेंट के समय। देन इट शुड गिव अ रिजल्ट इन लीगल डैमेज। अब ये बहुत बड़ी लाइन मैंने आपको समझाई, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। इट इज़ नॉट एवरी डैमेज दैट इज डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब जिसको आप डैमेज देखते हो वो लॉ के नजरों में डैमेज नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने वो मूवी का दिया था कि मेरा स्टूडेंट मूवी थिएटर पहुंच गया एंड देन ही केम टू नो कि मैंने मजाक किया था। विल ही डज ही सफर डैमेजेस? यस, बट विल इट डैमेज एज पर द आइज ऑफ लॉ? तो बिल्कुल ही सर। आपके लिए अगर मूवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आपने मूवी के लिए अगर वो 1 करोड़ का धंधा छोड़ के आए थे तो सबसे पहले तो बेवकूफ़ आप है, ऐसा कोर्ट बोलेगा। अगर मान लो कोर्ट में केस गया तो पहले तो कोर्ट में केस जाएगा ही नहीं, इट विल बी डिसमिस्ड, ये तो केस डिसमिस होगा। फिर भी अगर मान लो केस गया भी हल्का सा भी तो 2 फटकार अलग पड़ेगी किसको? उस बच्चे को, ये बोलने के लिए कि सर मैं तो मूवी के लिए अपना 1 करोड़ का धंधा छोड़ के आया था। क्या मजाक है यार, ये बात समझ रहे? तो पहली बात तो ऐसे अजीबोगरीब आंसर देंगे ना तो कोर्ट पहली बात तो मानेगा ही नहीं, ठीक है। एनीवेज, सो लॉ बोलता है सर कि इट इज नॉट एवरी डैमेज विच इज डैमेज एज पर द आइज ऑफ लॉ, इट मस्ट बी डैमेज विच इज लॉ रिकॉग्नाइज एज सच, जो लॉ मानता है। मैं को समझाऊंगा अब एग्जांपल देके, ठीक है ना। इन सिंपल वर्ड्स, देयर शुड बी ए लीगल इंजुरी और लीगल इन्वेजन टू द राइट। किसी बंदे के लीगल राइट को इंजुरी पहुंची होनी चाहिए, लॉफुल इंजुरी। तो आपका अगर मान लो मैं आपको लेक्चर ना दूं तो आपका अटेम्प्ट क्या हो सकता है? मिस हो सकता है, आप फेल हो सकते हो, आपको नॉलेज नहीं मिल सकता है। सर बहुत बड़ा नुकसान है सर। आपका 6 महीना अटेम्प्ट नहीं हो ना, मतलब 6 महीना लेट सीएस बनना, मतलब 6 महीने जल्दी सीएस बने होते तो हर महीने का 25-30 हज़ार रुपये सैलरी तो मिला होता, वो डिले हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर आर सो मच थिंग्स विच यू कैन प्रूव इफ आवर कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, बराबर। अब इसके पे 2 मैगजीम्स आते हैं, 2 लैटिन मैगजीम्स है। एक है डैमनम साइने इंजूरिया और दूसरा है इंजूरिया साइने डैमनम। डैमनम साइने इंजूरिया, इंजूरिया साइने डैमनम। ये तो ऐसा हो गया कि मतलब तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन। अब उससे गाना गा रहे तुषार सर, तो गाना नहीं गा रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस पॉसिव वॉइस। तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, वही लाइन को उल्टा कर दो, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त 2 नैन। डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, बीच का वर्ड वही है, अल्टी पल्टी मारना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गई? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है। एनीवेज, 2 मैगजीम्स, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। सर है क्या ये? नथिंग, सिंपल। साइने का मतलब होता है विदाउट। 3 वर्ड को अंडरस्टैंड कर लो। साइने मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज, इंजूरिया मतलब इंजूरी। पहले वर्ड में लिखा हुआ है डैमेज विदाउट इंजूरी, मतलब नुकसान बहुत हुआ है पैसों का, बट लीगल इंजूरी मतलब कोर्ट में केस करने लायक कोई सिचुएशन बनती नहीं है। और दूसरा है इंजूरिया साइने डैमनम, मतलब इंजूरी हुई है। कौन सी इंजूरी? लीगल इंजूरी, डैमेज कुछ नहीं हुआ है, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। पहले में डैमनम साइने इंजूरिया, दूसरे में इंजूरिया साइने डैमनम। कैसे सर समझते हैं? देखो, पहले बात करते हैं डैमनम साइने इंजूरिया। व्हाट इज दैट? देखो, इट मीन्स हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा। क्या बोला मैंने? फिर से बताइए, बात समझिए। डैमेज का मतलब यहाँ पे होता है एनी पर्सन हु सफर लॉस, हार्म और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, ये किसी भी टाइप का नुकसान। इंजुरी का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, जो राइट आपको मिलना था उसको इन्फ्रिंजमेंट। सो डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज हुआ है, मतलब आपको लॉस हुआ है,
आपको डैमेज हुआ है मनी के रूप में, कंफर्ट के रूप में, हेल्थ के रूप में, बट इंजुरिया मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, आपका कोई हक था जो आपसे छीन लिया गया, इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है ना। सो पूरा जोड़ेंगे तो मालूम पड़ेगा अ मैन मे हैव सफर्ड डैमेजेस येट हैव नो एक्शन इन द टॉट, वो कोई एक्शन नहीं कर सकता, डैमेज बहुत हुआ है बट एक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज द डैमेज इज नॉट इन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉट एंड देयरफॉर कॉजिंग डैमेज हाउएवर सब्सटेंशियल इट इज, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टू अनदर पर्सन इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द लॉ अनलेस देयर इज अ वॉल्यूशन ऑफ द लीगल राइट ऑफ अ प्लेंटिफ। मतलब जब तक ये प्लेंटिफ ये प्रूव ना करे, प्लेंटिफ कौन, जो केस करता है ना। तो तुषार पहाड़े ने किसी बच्चे को मूवी पे बुलाया और वो मूवी नहीं हो पाया, तो वो बच्चे ने मुझ पे केस किया, तो बच्चा क्या बन गया, प्लेंटिफ, मैं बन गया डिफेंडेंट, अब वो मुझ पे केस कर रहा है प्लेंटिफ बन के। अब तो सर बिल्कुल केस करो, बट वो केस सक्सेसफुल तभी होंगे आपका जब आप ये प्रूव कर पाओ कि आपको कोई बहुत बड़ी इंजरी हुई है, और वो भी कौन सी वाली, लॉफुल इंजरी हुई है। डैमेज आपको हुआ है, आप शायद घर से ट्रैवल करके पेट्रोल खर्च करके आए, बहुत कुछ हुआ है, बट आपके नाम पे कोई इंजरी, लीगल इंजरी नहीं है। इसके एग्जाम्पल आपको मैंने दे चुका हूँ, कौन सा वाला, दिनशॉज वाला, या फिर वो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कौन सा वाला, क्लास वाला, या मैंने यूट्यूब का बताया, या मैंने अपना मोबाइल ऐप का बताया कि मैंने मोबाइल ऐप चालू किया तो ऐसे देखिए देखिए बहुत सारे लोगों ने मोबाइल ऐप शुरू कर दिया, कैसे मेरे बच्चे थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, हाँ सर। क्या मुझे थोड़ा रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, बिल्कुल सर। बट मैं क्या किसी पे केस कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो जो उन्होंने किया वो उनका लीगल राइट था, उन्होंने अपना हक का इस्तेमाल किया, उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो अलग बात है कि उनके वजह से मुझे लॉस हो रहा है, बच्चों का लॉस हो रहा है, ये वो जो भी है, बट देन इट डजेंट मीन दैट आई विल फाइल ए केस ऑन दोज पीपल। इसलिए एग्जाम्पल पहला वाला जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया कौन सा वाला, द एग्जाम्पल ऑफ दैट डिनशॉ या अमूल पार्लर, फॉर एग्जाम्पल बेटर समझने के लिए है आपके पास, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जहाँ पे कि नुकसान बच्चे को बहुत हुआ है, बच्चे मतलब पार्टी को बहुत हुआ है, प्लेंटिफ को टू बी वेरी प्रिसाइज बहुत नुकसान हुआ है, बट उसके पास कोई भी लीगल इंजरी लॉ के नज़रों में नहीं है, लॉ उसके केस को डिसमिस कर देगा, एंटरटेन तो करेगा ही नहीं सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हारना और जीतना तो बात ही नहीं आ रही है, केस होगा ही नहीं। एनीवेज, दूसरा है इंजुरिया सैने डैम ने, मतलब यहाँ पे लॉ के नज़रों में इंजुरी बहुत हुई है, इंजुरी बहुत हुई है, बट डैमेज एक भी रुपया नहीं हुआ है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर वाला समझ में तो आ गया, नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा है। कोई बातें समझाता हूँ मैं आपको। अब आपको मैंने नीचे देखो, नीचे लाइन चलती रहती मेरी कि प्लीज़ टेल टू योर स्टूडेंट्स कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अब सोचना ज़रा, एक बच्चा मेरा बहुत नफरत, मेरे को बहुत नफरत करता है मेरे से, इमेजिन करना, ठीक है ना। कोई बच्चा है जो मुझे नफरत करता है, लेक्चर उसने बाय किए मेरे, बट बहुत नफरत करता है मुझसे। तो मैंने जैसे बोला कि भैया मेरे बारे में सबको बताओ, तुषार सर के लेक्चर को रेफ़र करो, तो उससे रेफ़र किया, है ना, नीचे लिखा हो ना, देखो नीचे लाइन आती रहती है, रेफ़र रिविजन लेक्चर्स टू द फ्रेंड्स। सो उसने सोचा कि तुषार सर का नाम खराब करता है। अब व्हाट ही सेड, ध्यान सुनना एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैं इसके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूँ सो दैट आपका ध्यान मेरे पर रहे सर, ठीक है ना। सो उसने क्या किया, उसने पब्लिक को जाके बोला तुषार सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। समवन आस्क्ड कैसे पढ़ाते हैं, तो ही सेड बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। हालांकि सबको पता है, मेरे वीडियो देखकर अभी तक समझ में आ गया होगा कि तुषार सर डिटेल में जाते हैं हर चीज़ के, बट देन ही वांटेड टू डिफेम मी, मेरा नाम बदनाम करना चाहता था। उसने क्या किया, मेरे नाम का ऐसा बोला मार्केट में कि तुषार सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। एक्चुअली ही वांटेड टू मीन मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मेरी थोड़ी टोन फास्ट है, मैं फास्ट बात करता हूँ, ठीक है, डजंट मैटर, बट ही सेड टू द पब्लिक तुषार सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। व्हाट ही वांटेड टू से कि तुषार से इतना फास्ट पढ़ाता है कि समझ में कुछ नहीं आता है, सो दैट बिल्कुल बाय मत करना, ऐसा वो बोलना चाहता था। बट पता है बच्चों ने क्या इंटरप्रेट किया, बच्चों ने ये इंटरप्रेट किया तुषार सर फास्ट पढ़ाते हैं और अभी एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है और है तो रिवीजन लेक्चर, और सर अगर फास्ट पढ़ाते हैं तो सर शायद हर चीज़ को बहुत कंसाइजली प्रिसाइजली फटाफट बता देते हैं। और हुआ ये चमत्कार ये हो गया कि मेरे लेक्चर सारा धराधर बिकना शुरू हो गए। जो अब तक के लेक्चर 1000 लोग देख रहे थे वो 10,000 लोग देखना शुरू कर दिए, 10,000 लोग, इतने लेक्चर बिके मेरे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन ही सेड इन पब्लिक तुषार सर बहुत फास्ट पढ़ाता है। बच्चों ने उसको और एंगल में लिया, दे अंडरस्टूड कि एग्जाम का भी 1.5 महीना बचा हुआ है। अब ऐसे में अगर हम लोग ऐसे फैकल्टी के पास जाएंगे जो बहुत डिटेल में पढ़ाएगा तो लुट गई, तुषार सर फास्ट पढ़ाता है, चलो बाय करो, और फटाफट 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 इतने बाय हुए, 10,000 स्टूडेंट्स आर बाइंग, हैव बॉट माई लेक्चर्स एंड दे आर स्टडीइंग नाउ। बहुत नुकसान, बहुत फायदा हुआ। आई एम थैंकफुल टू दैट स्टूडेंट जिसने मेरा नाम बदनाम किया। अब मुझे बताइए क्या मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूं? आंसर इज यस। क्या मुझे लॉस हुआ है? कुछ नहीं। जबकि मन के मन में तो मैं सोचता हूं प्रभु आपके चरण कहाँ है, चरण स्पर्श करने दो,
इतना अच्छा आपने मेरे बारे में वक्तव्य किए, लोगों से बातें की कि लोगों ने उसको पता नहीं क्या समझा और मेरे लेक्चर बाय करना शुरू कर दिया। आई एम थैंकफुल टू यू, मैंने थैंकफुल, बट ये मन में बोला मैंने, सामने में मैंने क्या बोला, तूने बेटा मेरे बारे में जो बोला वो झूठ बोला। आस्क टू एनी स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज और एनीवन, क्या मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ कि मैं ऊपर से पढ़ाता हूँ? एंड हर बच्चा बोलेगा तुषार सर जो घुसते हैं अंदर पढ़ाने में, डिटेल में घुसते हैं, उसकी कोई हद ही नहीं है। रिवीजन लेक्चर में इतना घुसते हैं, रेगुलर में तो पता नहीं कहाँ घुसते होंगे, मतलब कितना घुसते होंगे, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा बच्चे मेरी तारीफ करेंगे और वो बच्चा मेरे बुराई कर रहा है। मैं बोला तूने बेटा मेरा नाम बदनाम किया है, आई विल नॉट फॉरगिव यू। और मैंने उसके नेम पे केस छेड़ दिया, डिफेमेशन वाला, बदनामी वाला केस छोड़ा। क्या मैं केस कर सकता हूँ? यस, बिकॉज वॉट एवर इज सेड इज एब्सोल्युटली रबिश, झूठ है ये। मैं डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ, कभी भी मैं ऊपर से पढ़ा ही नहीं सकता, मुझे पसंद ही नहीं है वो पढ़ाना कि मैं ऐसे ही दर्द कुछ भी बोल के पढ़ा दूँ। एंड ही सेड समथिंग इन द पब्लिक फोरम, मैं, उसने मेरा नाम बदनाम किया, मैंने उस पर केस किया। क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ? यस सर। क्या मुझे लॉस हुआ है? इल्ले, कुछ लॉस नहीं हुआ है, 1 रुपए का घाटा नहीं हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। यानी इट इज़ अ वेरी ऑपोजिट एग्जाम्पल ऑफ डैमनम साइन इंजुरिया। ये मैं जो पढ़ाया था मेरे ऊपर आपको, वहाँ पे लॉस बहुत हुआ था, बट डैमेज में कोर्ट में केस नहीं कर सकते। इधर में उल्टा है, इधर में आप कोर्ट में केस कर सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो, बट आपको डैमेज हुआ ही नहीं है, आपको तो उल्टा फायदा हुआ है सर, आपको तो फायदा हुआ है। बट क्या आप कोर्ट केस कर सकते हो? यस। वन मोर एग्जांपल, क्विकली आई टेल यू वन मोर एग्जांपल। मेरे पास अभी मैंगो सीजन है, अप्रैल मंथ चल रहा है, तो मैंगो का सीजन है। हापुस आम सामने सुने होंगे, अल्फांसो मैंगोस। सो मैं उसका सप्लायर हूँ, स्टॉकिस्ट हूँ, पूरे इंडिया भर में मैं हापुस आम सप्लाई करता हूँ, एग्जाम्पल लेता है, ठीक है ना। और एक मुंबई से एक कस्टमर है, कस्टमर नहीं, वो भी रिटेलर है, उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तुषार सर मुझे 1000 बॉक्सेस चाहिए अल्फांसो मैंगोस के, 1000 बॉक्सेस ऑफ अल्फांसो मैंगो। सुनना अच्छे से, ठीक है, क्विकली बताता हूँ एग्जाम्पल। और मैंने बोला ठीक है भाई, एक बॉक्स होगा 1000 रुपये का, बॉक्स भी महंगा आता है अल्फांसो मैंगो, सबको पता ही है। एक बॉक्स 1000 रुपीज़ का रहेगा। ऐसे आपको कितने रुपये देता हूँ मैं? 1000 में देता हूँ, एंड 1000 बॉक्सेस है, टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन तुषार पहाड़े वर्सेस दैट वेंडर। मैं सप्लाई करूंगा, वो बाय करेगा। बात समझ में आ गई सबको? सिंपल सी। यस। ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? जनवरी में हुआ था कि सर मार्च में जब आम आ जाएंगे, मार्च अप्रैल में, तब सप्लाई करना। अब अप्रैल में क्या किया मैंने? उसको बोला कि मैं तेरे को मैंगो नहीं बेचता, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने उसको बोला मैं तेरे को मैंगोज नहीं बेचूंगा। उसने बोला तुषार साहब प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, मुझे मैंगो दे दो। क्योंकि उस बंदे ने जो क्या किया होगा, मेरे भरोसे पे मुंबई के बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होगा, छोटे दुकानदारों से, कि मैंगोज आएंगे, तुषार पहाड़े भेजेगा। वो जब भेजेगा मुझे मैंगोज मुंबई में, तो फिर मैं आपको दूंगा। उसने लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होगा। आज अगर मैं मैंगो किसको ना दूँ, इस बंदे को मैंगोज ना दूँ, तो बेचारा वो तो लुट गया। उसके तो मुंबई में सारे सप्लायर से उससे जो बात करके रखी थी, वो तो फ्रॉड हो गया उसके एंगल से। तो उस पर बाकी लोग फ्रॉड का केस करेंगे, वो मुझ पे केस कर रहा है, तुषार सर आप तो धोखा दे दिया हमको, पैसे भी ले लिए 10 लाख रुपए और मैंगोज भी नहीं दिए। बराबर। क्या मैंने गलत किया कि सही किया? आंसर सर गलत किया आपने। आपका पहला पॉइंट भी लग गया यहाँ पे, रॉन्गफुल एक्ट किया आपने। बिल्कुल सर, कोई डाउट इसमें, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तुषार सर ने क्लियर रॉन्गफुल एक्ट किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या उस बंदे को लीगल डैमेज है? और तीसरा, लीगल इंजुरी या लीगल रेमेडी, क्या वो मेरे पे केस कर सकता है? क्वेश्चन है, क्या वो मुझ पे केस कर सकता है? आंसर इज यस सर, बिल्कुल केस कर सकता है। क्या तुषार पहाड़े ने रॉन्गफुल एक्ट किया है? बिल्कुल सर, रॉन्गफुल एक्ट किया है। क्वेश्चन ये है, उसने मुझसे मैंगोज परचेज नहीं किया, और उत्तीस में वो कोरोना का मैटर सबको मालूम ही है, कोरोना का मैटर आ गया, हालत ख़राब होगी कंट्री में, और जो आम के मैन्युफैक्चर नहीं बोलूँगा, सॉरी, जो फार्म वाले थे जिन्होंने आम के बॉक्सेस बना कर रखे थे, वो लोग आम सप्लाई नहीं कर पा रहे अभी। तो किसी ने क्या किया, उस बंदे से बात की, बोला मैं तुमको 800 रुपये में बॉक्स भेज देता हूँ। 800 छोड़ो यार, अभी तो तुम 600 में ले लो, इतनी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, 600 में ले जाओ। तो उस बंदे को तुषार पहाड़ की जगह पर वो बंदा नया वाला मिल गया, एंड ही सप्लाइड दैट वेंडर एट 600 रुपीज पर बॉक्स। यानी कि इनडायरेक्टली उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? उसको फायदा हुआ, बिकॉज अगर मुझसे करता तो आई वुड हैव सोल्ड हिम एट 1000 रुपीज, बट नाउ ही परचेज फ्रॉम विच पर्सन? अदर पर्सन एट 600 रुपीज। यानी एक आदमी, उस आदमी ने एक बॉक्स में 400 रुपए सेव कर लिए। ऐसे उसने 1000 बॉक्स पे, तो लॉस है बेसिकली 4 लाख का।
अब मुझे बताओ 4 लाख का लॉस है तो मतलब टोटल अगर मान लो जो चीज़ 10 लाख रुपए पे करनी थी वो तो पे करनी पड़ेगी कितने, सिर्फ 6 लाख रुपए। तो सोचो सर उसके तो 4 लाख रुपए बच गए, है ना, बराबर 4 लाख रुपए बच गए। 4 लाख रुपए का फायदा उसको हो गया एक तरह से। अभी 6 लाख में बाय करेगा वो 10 लाख की जगह पे, विल ही सेव 4 लाख रुपीज, यस। तो वो वही वाली बात होगी, वो थैंकफुल है मेरे को कि मेरे से नाराज है, मन के मन में वो थैंकफुल है, बट ऑन पेपर क्या शो करेगा, तो यार सर आपके जैसा चीटर आदमी दिखा नहीं मैंने, अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, कैन यू फाइल अ केस ऑन मी, यस। डज ही सफर्ड अ लीगल डैमेज, बिल्कुल नहीं सर। क्या उसको डैमेज हुआ है कोई भी रुपए का, नो, बट कैन यू प्रूव इन द कोर्ट कि सर मेरे को रेमेडी चाहिए, यस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक, इंजुरिया साइने डैमनम। आप समझ में अच्छे से, वापस से क्विकली 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। डैमनम साइन इंजुरिया मतलब डैमेज हुआ है, लॉ में कोई इंजुरी नहीं है, मतलब लॉ में जाके किसी से भी फरियाद करोगे आपको कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली, कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली। आपके एग्जांपल सामने इतना है ना, अभी कोरोना के चक्कर में देख लो सर, कोरोना के चक्कर में देख लो, आईपीएल कैंसिल हो गया, आईपीएल कैंसिल हो गया, क्या आप इसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट जो ब्रॉडकास्टर लोग हैं, जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, उनको नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। बट कैन दे फाइल ए केस ऑन एनीवन? नो। आपकी एकेडमी जहाँ पे आपने क्लासेस लगाई होंगी, कई लोगों ने मेरे से लेक्चर इसलिए बाय किए कि उनकी एकेडमी वालों ने उनको पढ़ाना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया मतलब सर वो भी पढ़ाना चाहते थे, मजबूर है, बट एंड ऑफ द डे पढ़ा तो नहीं पाए, नहीं पढ़ा पाए। अब हो गए आप लोग सर फंस गए, कैन यू फाइल ए केस ऑन दोज पीपल? नो। बट क्या उन्होंने रॉन्गफुल एक्ट भी किया था? सर रॉन्गफुल एक्ट भी तो नहीं किया उन्होंने ना, आपको डैमेज बहुत हुआ है, बट आप केस नहीं कर सकते। ये कैटेगरी कौन सी है? डैमनम साइने इंजुरिया, डैमेज हुआ है, लॉ में इंजुरी नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। एक तो मेरा बच्चा जो मेरा नाम बदनाम कर रहा है, डिफेमेशन, तो उसने भी जब मेरा नाम मार्केट में बदनाम किया तो मैंने उस पर केस ठोक दिया। क्या मुझे लॉस हुआ इसके चक्कर में? लॉस नहीं हुआ है, बट क्या मैं कोर्ट में प्रूव कर सकता हूँ सर कि उसने मेरा नाम बदनाम किया है? बिल्कुल यस। एंड दिस इज हाउ आई कैन विन द केस, इंजुरिया साइने डैमनम। तो ये आपको ध्यान रखते चलना है। तो ये है लीगल डैमेज का टॉपिक। और लास्ट है लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी मतलब आपको जस्टिस चाहिए, आपको अपना बदला लेना है, बस हो गया। आपके साथ जो बुरा हुआ है उसका आपको जस्टिफिकेशन चाहिए। अब बदला गलत वर्ड हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि बदला 2 टाइप से होता है। एक होता है जुडिशियल, जहाँ पे आप कोर्ट में केस करके मांगोगे, और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। और एक्स्ट्रा जुडिशियल सर कुछ चीज़ों के लिए हम लोग कोर्ट में जाने की वेट नहीं कर सकते। मैं को समझाता हूँ एक बार, देखो। दिस मीन्स दैट टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट अ रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कम अंडर द लॉ। टू कॉन्स्टिट्यूट the tort, a wrongful act comes under the law, that is there should be a remedies to the sufferer against the tortfeasor. tortfeasor मतलब जो tort करने वाला है, यहाँ पे डिफेंडेंट नहीं बोलते, tortfeasor बोलते हैं। एंड आई टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेमेडी। जुडिशियल मतलब जहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। पहला जुडिशियल, डैमेजेस, आप कोर्ट केस करके डैमेज मांगो, उस पर क्या लगाओ? स्टे ऑर्डर लगाओ, इंजंक्शन। तीसरा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूशन, मतलब मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, उसके लिए आपको क्लेम करने का अधिकार मिल सकता है, वो भी पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। मेन रेमेडी यहाँ पे वही, आप डैमेजेस मांगो, इंजंक्शन लगाओ किसी पर भी, वो सब बात है। व्हाट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी सर? जैसे सेल्फ डिफेंस या री एंट्री ऑन लैंड। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ री एंट्री ऑन लैंड। इसके एग्जांपल ध्यान से सुनना। लेट्स से मेरा एक प्लॉट है, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने पैसे कमाए, तो मैंने क्या किया, पैसे कमाकर कुछ पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पे लगा दिए, मैंने एक प्लॉट ले लिया। मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सिटी के आउटर्स में मैंने एक प्लॉट लिया है, बराबर। इमेजिन करना अच्छे से, एग्जांपल देखो, मैंने एक प्लॉट लिया है बड़ा सा, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, मैंने बाय कर लिया। अब ये बहुत दूर है सिटी के बाहर, तो मेरा जाना आना तो होता नहीं रोज, तो मैंने ले लिया। फिर 2-4 महीने बाद जाके देखते रहता हूँ मैं, तो मैं गया तो सब ठीक था। अभी मैं बीच में 6 महीना नहीं गया जाके। अब मैं जब 6 महीने के बाद, जब मैं अभी लास्ट में फरवरी में गया था, फेब 2020 में, तो मालूम पड़ा कि मेरे प्लॉट पर एक बंदे ने झोपड़ी बना के रखी हुई है और वहाँ पे रहता है। एक्चुअली वो एक, वो बोलते हैं ना, चरवाहा है, बकरियों को, इस सबको खिलाते रहता है और फिर वहाँ घूमता है, रात को वहाँ पे जाकर सो जाता है। अब वो क्या हुआ पता है कि बारिश के मौसम में वहाँ पर प्लॉट में बहुत से झाड़ियाँ उग गई थी। उस बंदे ने पता है क्या किया, उस बंदे ने बाकायदा पूरी झाड़ी वाड़ी काट डाली, अपना झोपड़ी बनाया वहाँ पे बढ़िया से, इसके अंदर में, ठीक है ना। इतने बड़े प्लॉट में उसने बाकायदा झोपड़ी बनाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत वो लगा दिए, प्लांट वांट लगा दिए, बढ़िया अपना उसने प्लॉट बना लिया, रह रहा है वहाँ पे, छोटा सा झोपड़ी बना के रह रहा है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब मैं जब गया 6 महीने बाद फेब में, तो मालूम पड़ता वो बेचारा वहाँ पे बढ़िया आदमी रह रहा है। उसने मेरा पूरा प्लॉट साफ कर दिया, जो करने के लिए मुझे पैसे लग सकते थे, सब कुछ था। फिर मैं उससे पूछा, क्यों यहाँ क्यों रह रहा है? बोले साहब जी ऐसे ही रह रहा हूँ। बोले मैं निकल जाऊँगा जल्दी से, टेंशन नहीं है। मैं चल अभी निकल। बोले साहब जी 2-3 दिन रुक जाओ, मैं चल जाऊँगा। बोला नहीं अभी निकल, मैं तुम्हें तभी कोर्ट केस करूँगा। क्या मैं उस पर
सुनना अच्छे से, क्या मैं उस पर कोर्ट केस कर सकता हूँ फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एंक्रोचमेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं घुसपैठ होना, है ना, उसने मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तो क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ? यस। हालांकि मुझे नुकसान क्या हुआ बताओ, उल्टा मुझे फ़ायदा हुआ है। जो काम मुझे खर्चा करना पड़ता था, साफ सफाई करने का, झाड़ियों को काटने का, बैरिकेड्स लगाने का, वो सब तो बेचारे ने फ्री में कर दिए मेरे लिए। आई शुड बी थैंकफुल टू हिम अगेन फ्रॉम द हार्ट, बट देन अगेन आई एम शोइंग एज इफ ही हैज़ बीन डन रॉन्ग टू मी एंड लीगली ही हैज़ डन रॉन्ग टू मी, बिकॉज वो मेरी लैंड है, मेरी जगह है, कोई बंदा मेरी जगह पे कैसे घुस सकता है? तो कैन आई गो फॉर अ री एंट्री ऑन लैंड, और मुझे बताओ मैं इस पर कोर्ट केस करूं तब तक सर बहुत टाइम निकल जाएगा। क्या मैं उसका झोपड़ी हटा सकता हूं वहां से अपनी जगह से? यस। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, मतलब नो नीड टू गो टू द कोर्ट फॉर दिस, विदाउट अप्रोचिंग कोर्ट आप बैठे बैठाए भी ये काम कर सकते हो। री एंट्री ऑन लैंड। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस अबेटमेंट, मतलब मान लो कहीं किसी बाजू में, आपके घर के बाजू में रात को 2 बजे डिस्को चल रहा है। सर वैसे तो गवर्नमेंट पूरे इंडिया भर में बोल के रखी कि 10 बजे के बाद क्या नहीं हो सकता, गाना बजाना नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ पब्लिक टाइम, लोग सो रहे हैं, ये जनता का टाइम है। सुबह 7 से लेकर रात को 9-10 तक जो करना है करो, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पे गाना नहीं बजेगा, कुछ भी नहीं होगा। 2 बजे पार्टी चल रही है, कैन वी गो टू दैट प्लेस एंड वहाँ पे जाके उसको मना कर सकते हैं? जरूरत पड़े तो क्या वो स्पीकर वगैरह तोड़ सकते हैं? अगर मान लो मैं स्पीकर तोड़ दिया, गलत किया कि नहीं किया? अब कुछ लोगों ने गलत किया आपने, बट सर मेरे को क्या करना था? अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस को अबेटमेंट मतलब उसको ख़त्म करना था। उसको ख़त्म करने के लिए मुझे सर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। और क्या वो मेरे पे केस करेगा बेचारा जिसका स्पीकर तोड़ा मैंने? क्या बोलेगा कोर्ट में? जैसे तुषार सर हमारे घर में, हम रात को बढ़िया, हम तो अच्छे से प्यार से रात को 2 बजे गाना बजा रहे थे, डिस्को कर रहे थे, ये तुषार पहाड़ आके स्पीकर तोड़ देता है। हम इतना अच्छे से नाच रहे थे सर रात को 2 बजे, गांजा खाए हुए थे, शराब पिए हुए थे, बहुत मस्त मजे में थे, ये आए तो बताओ कोर्ट को, तुषार सर आए रात को 2 बजे और सब बंद कर दिया करके, बताओ ना, खुद जेल जाओगे फिर। सो अंडरस्टैंड दिस। और इसके लिए मैं कोर्ट केस करने की बात ही नहीं है सर, ये कहाँ कोर्ट केस होते बैठेगा, इसको तो वहीं के भी निपटाना पड़ता है, रफा दफा तुरंत। तुमने नुकसान पहुंचाया समाज को, हमने तुम्हारा स्पीकर ही उड़ा दिया, सिंपल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ठीक है ना, पढ़ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 टाइप के रेमेडी बताए मैंने आपको, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अभी तक हमने पहला पार्ट पूरा कवर किया। मैंने इसमें आपको सिर्फ ये समझा लॉ टॉर्ट्स है क्या, और मैं आपको 3 बातें समझाई अब तक के। पहला, देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट, वेरी सिंपल, छोटा सा एग्जांपल था। सबसे ज़्यादा टाइम हमने किसमें इन्वेस्ट किया? देयर शुड बी लीगल डैमेज, तो आई हैव प्रूव्ड यू, एंड देन देयर शुड बी लीगल रेमेडी। व्हाट इज लीगल रेमेडी सर? तो इट कैन बी जुडिशियल एज वेल एज एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है ना, राइट। सो विल स्टॉप इन दिस वीडियो। ये वीडियो हम लोग आधे में रोकते हैं, मतलब अराउंड 40 मिनट्स का हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने इतना कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे 2 चीज़ें, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी इन द टॉर्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी आपने पढ़े होंगी, स्ट्रिक्ट एंड वाइकेरियस, और दूसरी होती है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट, दूसरी होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये पढ़ेंगे, और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टॉर्ट की। आपने पढ़ा होगा बैटरी, असॉल्ट, नर्वस शॉक, है ना, डिफेमेशन, वो सब हम लोग कवर करेंगे। सो वी स्टॉप हियर इन दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग जो बच्चे 2 पेजेस है, 2 टॉपिक्स है, वो कवर करेंगे। राइट गाइस, सो टेक केयर, पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। अच्छे एग्जाम्पल दिए मैंने, और आने वाले समय में और अच्छे एग्जाम्पल्स आने वाले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, बाय बाय।